आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। हम तो लोक लज्जा के लिए पहन लेते हैं। बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले? हम तो 8-10 साल तक तो ऐसे ही नंगे घूमते रहते थे। नमस्कार दोस्तों, ये महाराष्ट्र के वो इवेंट का वीडियो है जहां पे बाबा रामदेव जी ने फ्लो में ये कह दिया था कि महिलाएं जो है बिना कपड़ों का भी अच्छी लगती है। वैसे स्टेज पर काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज भी थे, जैसे कि महाराष्ट्र डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे का बेटा जो एक एमपी है श्रीकांत शिंदे। उस वक्त किसी ने कुछ बोला नहीं बाबा को, पर बाद में कुछ महिलाएं ने महाराष्ट्र स्टेट वीमेन कमीशन में जाके कंप्लेंट फाइल किया कि बाबा रामदेव जी ने इस तरह एक सेक्सीएस्ट रिमार्क किया है विमेन के अगेंस्ट। तो विमेन कमीशन ने बाबा रामदेव के अगेंस्ट नोटिस इशू किया और 3 दिन के अंदर क्लैरिफिकेशन देने के लिए बोला। तो प्रेजेंटली बाबा रामदेव ने एक अपॉलजी लेटर इशू किया है, जिसे महाराष्ट्र विमेन कमीशन की चीफ ने पब्लिकली पोस्ट भी किया है ट्विटर पर, जिसमें लिखा है कि महिला का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था और ठाणे महाराष्ट्र में आयोजित संपूर्ण कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के संबंध में था और कार्यक्रम के कुछ सेकंड की क्लिपिंग जिसे सोशल मीडिया में हाईलाइट और प्रसारित किया जा रहा है, उसमें मेरे शब्दों को गलत प्रभाव या अर्थ दिया जा रहा है। शायद इस अपॉलजी लेटर से मामला क्लोज हो सकता है, पर अब तक बाबा रामदेव के अगेंस्ट काफी क्रिटिसिज्म आए हैं। उनमें से एक है टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। उन्होंने 2011 की घटना का जिक्र करते हुए रामदेव पर कटाक्ष किया, जब योग गुरु को नाटकीय तरीके से पुलिस ने महिला के वेश में भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा था। इसके अलावा भी काफी सारे क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला है बाबा रामदेव को। इवन सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा है। तो बाबा रामदेव ने जो बोला है उसे देखा जाएगा तो सेक्शन 509 इन द इंडियन पीनल कोड में इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो सेक्शन 509 ऑफ द आईपीसी क्या कहता है? It talks about word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman. सीधे शब्दों में, जो कोई भी किसी महिला की लज्जा का अपमान करने का इरादा रखता है, कोई भी शब्द बोलता है, कोई आवाज या इशारा करता है या कोई वस्तु प्रदर्शित करता है इस इरादे से कि ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाएगी या ऐसी महिला द्वारा इस तरह के हाव भाव या वस्तु को देखा जाएगा जो महिला की प्राइवेसी पर इंट्रूड करता है, तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगा विथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विथ फाइन और विथ बोथ। तो 1 साल का सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सजा होगा, साथ में फाइन भी होगा। मतलब देखिए, बाबा रामदेव ने जो बोला है, इट कैन बी इजीली इंटरप्रेटेड एज ए वर्ड इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो विमेन सेफ्टी से रिलेटेड है, दैट इज सेक्शन 354 ऑफ द आईपीसी। इसमें क्या लिखा है? असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरेज और मॉडेस्टी। देखिए, सेक्शन 509 में वर्ड, जेस्टर और एक्ट के बारे में बोला था, इधर असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स के बारे में बताया जा रहा है। बेसिकली फिजिकल अटैक की बात किया जा रहा है। ऐसे असोल्ट जिसे एक वुमेन की मॉडेस्टी आउटरेज हो सकता है। देखिए क्या लिखा है? Whoever assaults or uses criminal force to any woman intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty. Now this is important. जो ये असोल्ट करता है उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि मेरा ये एक्टिविटी से वुमेन की मॉडेस्टी आउटरेज हो सकता है, ये प्रूव करना पड़ेगा। देन ही विल बी पनिश्ड with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. तो इधर 2 years का पनिशमेंट है और सेक्शन 509 में 1 ईयर का। अब दोस्तों, सेक्शन 509 और सेक्शन 354 के अलावा और एक सेक्शन है जो थोड़ा हाई डिग्री का है, वो है सेक्शन 375 एंड सेक्शन 376 ऑफ द आईपीसी। सो सेक्शन 375 रेप को डिफाइन करता है। इन सिंपल टर्म्स, द ऑफेंस ऑफ रेप इज द रैविशमेंट ऑफ ए वुमन विथआउट हर कंसेंट बाय फोर्स, फ्रॉड और फियर। तो बेसिकली वुमन के कंसेंट के बिना अगर सेक्सुअल पेनिट्रेशन होता है उसे रेप डिफाइन किया जाता है, और सेक्शन 376 में रेप का पनिशमेंट क्या है वो भी लिखा हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेक्शन 509, सेक्शन 354 एंड सेक्शन 375 एंड सेक्शन 376 ऑफ द आईपीसी के बारे में। अब दोस्तों, साथ साथ में नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। 1992 में यह सेटअप हुआ था अंडर द नेशनल कमीशन एक्ट। It was established to review the constitutional and legal safeguards for women
एंड इट एंजॉयज ऑल द पावर्स ऑफ ए सिविल कोर्ट। एक सिविल कोर्ट का सारे पावर्स है दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के पास। बेसिकली वीमेन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स अवेलेबल है हमारे देश में, उसे रिव्यू करने के लिए ये एस्टेब्लिश किया था। पर देखिए नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के काफ़ी लिमिटेशंस है दोस्तों। ऐसे बोला जाता है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक टूथलेस बॉडी। इसका कारण यह है दोस्तों, नंबर 1, द NCW इज ओनली रिकमेंडेटरी एंड हैज नो पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजन। देखिए नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के पास जब कोई कंप्लेंट आते हैं, वो कंप्लेंट के बारे में वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसके बाद क्या क्या एक्शन होना चाहिए वो ये रिकमेंड कर सकते हैं, पर अपने डिसीजंस को एनफोर्स करने का पावर नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के पास नहीं है। And the commission lacks constitutional status and thus has no legal powers to summon police officers or witnesses। देखिए मैंने आपको बोला नेशनल कमीशन फॉर वीमेन जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिकॉज इट वाज सेट अप इन 1992 अंडर द नेशनल कमीशन एक्ट। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके नेशनल कमीशन फॉर वीमेन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बनाया है, इसी वजह से उनके पास ये पावर नहीं है पुलिस ऑफिसर्स और विटनेसेस को सम्मन करने का। और देखिए इट हैज नो पावर टू टेक लीगल एक्शंस अगेंस्ट द इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज दैट प्रिवेंट ग्रीवियंस रेड्रेसल ऑफ वीमेन फेसिंग हरासमेंट। देखिए हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में जितने भी पब्लिक बॉडीज हैं उधर एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी रहता है, बेसिकली वीमेन के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए। अगर कोई कंप्लेंट है सेक्सुअल हरासमेंट का या फिर कोई सेक्सुअल असोल्ट का, वो सबसे पहले इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज में किए जाते हैं। अगर कोई इंटरनल कंप्लेंट कमिटी कोई भी एक कंप्लेंट के अगेंस्ट लीगल एक्शन या फिर स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेते हैं, तो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का काम है ना उनके अगेंस्ट एक्शन लेने का, बेसिकली वो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी के अगेंस्ट एक्शन लेने का। इसका भी पावर नहीं है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के पास, बेसिकली कोई लीगल एक्शन वो नहीं ले सकते। नेक्स्ट इज फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू द कमीशन इज वेरी लेस टू कैटर टू इट्स नीड्स। देखिए कोई भी एक बॉडी का एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए फिनेंशियल असिस्टेंस बहुत जरूरी है। अभी के हिसाब से नेशनल कमीशन फॉर वीमेन को सफिशिएंट फिनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते हैं। एंड द फाइनल वन, इट डज नॉट हैव द पावर टू चूज इट्स ओन मेंबर्स। द पावर सेलेक्टिंग मेंबर्स इज वेस्टेड विद द यूनियन गवर्नमेंट लीडिंग टू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एट वेरियस लेवल्स। मतलब देखिए नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के मेंबर्स कौन कौन होना चाहिए ये डिसीजन यूनियन गवर्नमेंट लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो होगा ना। तो कमीशन मेंबर्स के सिलेक्शन प्रोसेस में नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का कोई रोल नहीं है। वैसे नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के अंडर हर एक स्टेट में स्टेट वीमेन कमीशंस भी रहते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र वीमेन कमीशन के पास ये कंप्लेंट पहुंच गया था बाबा रामदेव के अगेंस्ट। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो स्टेट वीमेन कमीशन है ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछा था क्या स्टेट वीमेन कमीशन एक्सिस्ट करता है या नहीं। तो दोस्तों दैट्स इट। अगर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में बात करें तो जब ये इंसिडेंट हुआ, बेसिकली जब ये स्टेटमेंट बाबा रामदेव के मुंह से निकला, तो सेम टाइम रिएक्शन क्यों नहीं हुआ। इतने सारे महिलाएं उधर बैठी थी, सबसे पास में तो मंत्री जी की पत्नी बैठी थी, वो तो बैठ के हंस रही थी। यही तो प्रॉब्लम है। अगर आपको लग रहा है किसी महिला का अपमान हो रहा है, चाहे वो कोई भी हो कहीं भी हो, सेम टाइम आपको रिएक्ट करना चाहिए, उसी टाइम पर उनसे माफी मंगवाना चाहिए था। ये तो नहीं हुआ। अब ये केवल महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मर्द का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अगर आपके सामने किसी भी महिला का अपमान करने की कोशिश कोई कर रहा है तो आपको सेम टाइम रिएक्ट करना चाहिए। दिस इज योर मॉरल, एथिकल एंड फंडामेंटल ड्यूटी। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव